मेरे प्रिय योग साधकों को मेरा प्यार भरा सुप्रभात। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मेरे पिछले योग वीडियो जिसमें सुप्रभात क्रिया का वर्णन किया गया था के पश्चात मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई जिनका उत्तर दिए बगैर मैं आगे बढ़ना उचित नहीं समझता। क्योंकि यह सारी क्वेरीज मेरे पास मेरे फ़ोन पर आई थी जिनका मैंने पर्सनली फ़ोन पर ही उस समय उत्तर दिया, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जब यह वीडियो अन्य कई योग साधकों तक पहुंचेगा तब उनके मन में भी ऐसे प्रश्न अवश्य उठेंगे। और इसका उत्तर उन्हें कैसे मिलेगा? इसलिए यह वीडियो उन प्रश्नों का समाधान है जो प्रश्न कई योग साधकों के मन में उठ सकते हैं। मुख्यतः इसमें 3 प्रश्न सामने आए। सुबह जागते ही योग कैसे? दूसरा, इसका आधार क्या है? तीसरा, दाएं करवट उठना सही है या बाएं? अब इसके उत्तर में एक एक करके आप देखें। सबसे पहला प्रश्न, सुबह नींद से जागते ही, उठने के भी पहले जागते ही योग करने की सलाह आपने कैसे दी है, जबकि किसी अन्य योग प्रशिक्षक ने या योग गुरु ने ऐसा करने की सलाह नहीं दी? यह योग के नियमों के विपरीत है। हम इसे कैसे सत्य मान लें? इसका उत्तर समझें। यह सही है कि सुबह उठकर फ्रेश होकर, हो सके तो नहाकर योग की क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। यदि नहा नहीं सकते किसी कारणवश तो फ्रेश होना तो अत्यंत आवश्यक है। यह मैं भी कुछ समय पहले तक मानता था। परंतु आज नहीं मानता। उसका कारण यह कि ये जो नियम है महर्षि पतंजलि के समय के नियम हैं, आज से लगभग 3 या 4 हजार वर्ष पूर्व के। आप जानते होंगे कि कोई भी कार्य करने के पहले देश काल परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। महर्षि पतंजलि के द्वारा जो नियम बनाए गए वो बहुत आवश्यक नियम ही थे, परंतु परिस्थितियों का अध्ययन करने पर इनमें समय समय पर बदलाव भी आवश्यक है। आप समय का अध्ययन करें, इसमें देखें क्या है। उस समय वातावरण शुद्ध और सात्विक था, जलवायु शुद्ध थी। आम आदमी की बात तो छोड़िए, बड़े बड़े राजा महाराजा भी शुद्ध एवं सात्विक जीवन जीते थे, जिनमें रजस एवं तमस गुण की अधिकता नहीं थी। धीरे धीरे वातावरण बदलता गया। पहले राजसिक रहन सहन परिवर्तित हुआ, उसमें ऐशो आराम एवं विलासिता के साधनों ने प्रवेश किया। खान पान बदला, खान पान भी राजसिक होता गया।
तब कुछ रोग और व्याधि भी मानव जीवन में आने लगे, परंतु केवल राजसिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों में, जिनमें राजा महाराजाओं का परिवार एवं बड़े बड़े नगर सेठों, मंत्रियों आदि का परिवार यही होते थे। इसलिए इन रोगों को राजरोग ही कहा जाता था। अधिकतर ये रोग हृदय रोग व रक्तचाप या श्वसन संबंधी रोग ही हुआ करते थे। आम आदमी के जीवन में इनका प्रवेश तब भी नहीं था। फिर धीरे धीरे आम आदमी का जीवन भी बदलता गया, परंतु बहुत बाद में, 4000 वर्ष पूर्व की तो बात छोड़िए, लगभग 200 वर्ष पूर्व तक यह आम आदमी के जीवन में नहीं था। फिर जब हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवेश हुआ, तब हमारा जीवन चक्र बदला। इसके पहले आम आदमी सूर्यास्त के आसपास तक अपना काम खत्म कर लेता था। बहुत आवश्यक हुआ तो सूर्यास्त के बाद थोड़ी देर चिमनी या लालटेन आदि में थोड़ा बहुत अपना कार्य किया, और फिर बहुत जल्द ही, यानी अगर सूर्यास्त 6 या 7 बजे होता था तो 7-8 बजे, 8 बजे के आसपास तक तो सो ही जाता था आम आदमी। परंतु जब हमारे जीवन में बिजली ने प्रवेश किया, तब जीवन चक्र ऐसा बदला कि हमारी दिन की गतिविधियां थोड़ा सा और आगे खिसक गई। हम थोड़ा रात में भी अपने कार्य बढ़ाने लगे। इससे हमारा सारा स्वास्थ्य इसकी भेंट चढ़ गया, और सबसे अधिक प्रभावित हुए हम टीवी आदि के कारण। टीवी और मोबाइल हमारे देर तक जागने के आज सबसे बड़े कारण हैं। आज एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति का रहन सहन भी राजसिक हो गया है। वह भी इन विलासितापूर्ण वस्तुओं के उपभोग में पीछे नहीं है, और खान पान में भी किसी से पीछे नहीं है। इसका प्रभाव यही पड़ा कि हमारा स्लीप पैटर्न चेंज हो गया। जो हम 8 या 9 बजे तक सो जाते थे, वो 12 बजे तक सोने लगे। 11-12 बजे के आसपास तक लगभग हर व्यक्ति का जागना होता है। आज 8 या 9 बजे तक सोने वाले मिलते ही नहीं, और मिलते भी हैं तो अधिकतर लोग उनकी प्रशंसा सामने तो करते हैं, परंतु पीठ पीछे यही बोलते हैं कि वह बिल्कुल बेकार आदमी है। 8 और 9 बजे भी कोई सोने का समय है। इस तरह से हमारा डाइट एंड स्लीप पैटर्न चेंज होने के कारण हमारा स्वास्थ्य इसकी भेंट चढ़ गया। एक तरह से यह कहा जाए कि हमारे शरीर की तो प्रकृति ही बदल गई, हमारा स्वभाव ही बदल गया। हमारे शरीर का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। अब इसका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव क्या हुआ? हमारे शरीर को सबसे अधिक सामना करना पड़ा पाचन के बिगड़ने का। देर से सोने के कारण हम दिन चढ़े उठने लगे, जिसके कारण हमारे शरीर का पाचन तंत्र सबसे पहले बिगड़ता है। इससे दिवस शयन एवं रात्रि जागरण कह सकते हैं, क्योंकि देर दिन चढ़े तक सोना, यानी दिन में हमने सोना शुरू कर दिया, और देर रात अर्धरात्रि 11-12 बजे लगभग अर्धरात्रि का समय होता है। उस समय तक जागना, यानी हम एक तरह से रात को जागने लगे, हम दिन को सोने लगे।
इसके कारण हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है और हम कब्ज का शिकार होते हैं। अब आपने सुना ही होगा कि एक कब्ज 1000 रोगों का कारण होती है। आज इसे समझ भी लीजिए कि एक कब्ज 1000 रोगों का कारण कैसे होती है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्र कार्य करते हैं। हमारा जो शरीर है वह कई प्रकार के तंत्रों का एक समूह है। ये सभी आपस में समन्वय बनाकर काम करते हैं, तभी हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है। वे तंत्र हैं जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त संवहन तंत्र, रस संवहन तंत्र, स्वेदवाही तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अन्य भी कई प्रकार के तंत्र होते हैं जिनसे अलग अलग शरीर के अवयव जुड़े होते हैं। अब जब हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है और कब्ज उत्पन्न होती है। तब कब्ज के कारण गैस और एसिडिटी बढ़ती है एवं शरीर में दूषित रस एवं दूषित वायु का प्रकोप बढ़ता है। यह दूषित रस एवं दूषित वायु हमारे रक्त को भी दूषित करती है एवं यह रक्त के माध्यम से सभी तंत्रों में जाकर उन तंत्रों को भी दूषित करती है। अब सारे तंत्र दूषित होते हैं, परंतु हर व्यक्ति के अपने अपने शारीरिक स्थिति के अनुसार किसी व्यक्ति का कोई तंत्र कमजोर होता है, किसी व्यक्ति का कोई तंत्र कमजोर होता है। अब ये कई प्रकार के तंत्रों में जिस तंत्र में कमजोरी होगी उस तंत्र को यह दूषित रक्त सबसे अधिक हानि पहुंचाएगा। जैसे किसी का उत्सर्जन तंत्र कमजोर हुआ तो उसे आंतों से संबंधित बीमारी होगी। किसी का श्वसन तंत्र कमजोर हुआ तो उसे अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो सकती है। किसी का रक्त संवहन तंत्र कमजोर हुआ तो उसे हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर इत्यादि हो सकते हैं। इस तरह से अलग अलग तंत्रों में अलग अलग प्रभाव पड़ने के कारण यह एक कब्ज कई प्रकार के रोगों को जन्म देती है। जो तंत्र स्वस्थ और मजबूत हैं वे कुछ अधिक समय लेने के बाद कमजोर होंगे। यदि दूषित रक्त उनमें जाता है तो जल्दी ही वे खराब नहीं होंगे, लेकिन आगे चल के तो उनमें भी तकलीफ होगी। परंतु यह कब्ज ही सभी रोगों का कारण होती है। देखा जाए तो आज लगभग 10 से 15% व्यक्ति ही कब्ज से अछूते हैं, इससे दूर है, जो पूर्ण रूप से कब्ज से दूर है। फ्रेश होने जाते हैं परंतु पूरी तरह से फ्रेश होकर ही आते हैं, उन्हें पूर्ण स्वस्थ कहा जा सकता है। लगभग 10 से 15% व्यक्ति ऐसे हैं जो कब्ज का पूर्ण रूप से शिकार हैं। वे किसी न किसी दवा के सेवन के द्वारा ही फ्रेश हो पाते हैं, अर्थात वे पूरी तरह से कब्ज का शिकार है। अब बचे लगभग 70% व्यक्ति। 70% व्यक्ति ऐसे हैं जो कब्ज का शिकार हैं पर आंशिक रूप से, अर्थात जीर्ण कब्ज के शिकार होते हैं। जीर्ण कब्ज का मतलब है कि वे सुबह उठकर फ्रेश होने के लिए जाते हैं, फ्रेश होकर भी आते हैं,
और अपने को स्वस्थ एवं अच्छा महसूस भी करते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि पूर्ण रूपेण फ्रेश नहीं हो पाए हैं। थोड़ा सा मल उनके आंतों में चिपका रह गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है देर से सोना एवं देर से उठना और खान पान में भारी खाना या मैदे आदि का खाना। मैदा एवं रिफाइंड ऑयल, ये दोनों सबसे बड़े कारण हैं हमारे स्वास्थ्य खराब होने के, और देर से सोना जागना तो हमारे रूटीन में ही हो गया है। यह भी बहुत बड़ा कारण है। ये 3 कारण सबसे बड़े हैं। यह जो मल आंतों में थोड़ा चिपका रह जाता है, यह धीरे धीरे फिर सूक्ष्म होता जाता है। प्रतिदिन यह सूक्ष्म होता जाता है और प्रतिदिन दूसरा मल इसमें चिपकता जाता है। इस प्रकार यह क्रिया ऐसी नहीं होती कि रोज चिपकता जाए और कुछ दिनों में पूरी तरह से बंद हो जाए, बल्कि ये जो सूक्ष्म होता है वो मल की प्रकृति है कि वो जितने दिन तक रहेगा वो सूक्ष्म होता जाएगा। तो जो सूक्ष्म होता हुआ आंतों से चिपकता जाता है वो आंतों की क्रियाशीलता को तो कम करता है, परंतु पूर्ण रूप से बंद नहीं करता। ये जो आंतों में क्रियाशीलता कम होती जाती है, ये लगभग जब तक हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, अच्छी रहती है, कहा जाए बनी तो रहती है, बहुत दिनों तक अच्छी रहती है, तब तक हमें कोई भी रोग परेशान नहीं करते। उत्पन्न तो हो जाते हैं शरीर में, परंतु परेशान नहीं करते। जैसे जैसे हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, वैसे वैसे रोग धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लगभग 35 वर्ष की आयु तक तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर में रोग हैं। 35 वर्ष के बाद धीरे धीरे पहले गैस और एसिडिटी, सीने में जलन आदि से शुरू होती हैं बीमारियां, और उसके बाद लगभग 40 वर्ष तक हमें पता चलने लगता है कि हमें कुछ तकलीफें हैं, परंतु उन पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। 50 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से वो बीमारी प्रतिरोधक क्षमता से अधिक हो जाती है। तब हमें एहसास होता है कि हम अब बीमार हो गए हैं, परंतु उस समय भी व्यक्ति यही सोचता है कि ये शुरुआत है। ये सही बात है कि धीरे धीरे और ताकतवर होगी वह बीमारी, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल नई नहीं है। इसकी जड़ें आपके शरीर में लगभग 15 से 18 वर्ष की आयु से ही शुरू हो गई थी। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में 18 से 22 वर्ष तक के ऐसे सैनिकों के ऊपर रिसर्च किया गया जो किसी युद्ध आदि में मारे गए थे। उनके शरीर पर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि उनके धमनियों में कोलेस्ट्रॉल बहुत मात्रा में उपस्थित था, और उसका कारण केवल एक था कि उनका खान पान एवं देर से सोना, देर से जागना। अर्थात हमारा जो देर से सोने जागने के कारण और खान पान उचित न होने के कारण यह बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेती हैं। मैं तो यह कहूँगा कि जो 10 से 15% स्वस्थ हैं और 10 से 15% दवाओं के माध्यम से शुरू से ही अपने पेट को साफ रखते हैं,
वे फिर भी इन 70% लोगों से अधिक बेहतर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता तो है कि उनके शरीर में यह दिक्कत है, तो वे शुरू से ही कुछ दवाओं के माध्यम से पेट साफ रखते हैं। परंतु 70% व्यक्ति तो जानते ही नहीं हैं कि वे किसी तकलीफ का शिकार है, किसी व्याधि का शिकार है। और जब हम जानते ही नहीं कि हमारे शरीर में कोई व्याधि है, तो हम इलाज की ओर क्यों बढ़ेंगे? इस प्रकार एक बात तो कही जा सकती है कि लगभग हर व्यक्ति कब्ज का शिकार है, क्योंकि जो 10-15% स्वस्थ हैं वे भी अपने आगे आने वाले समय में कब तक स्वस्थ रहेंगे यह पता नहीं है। वे भी आगे चल के कब्ज का शिकार तो होना ही है उनको। तो एक तरह से देखा जाए, यह सुप्रभात क्रिया इस कब्ज को दूर करने में बहुत बड़ा कदम है और यह विश्व के हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और यदि दवाओं का सेवन करना भी पड़े तो पहले आयुर्वेद का इलाज लेने का प्रयास करें, क्योंकि आयुर्वेद की दवा करने वाले व्यक्ति आयुर्वेद से जो इलाज ले रहे हैं वे फिर भी कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। जो शुरू से ही एलोपैथ की दवाओं का सेवन करते हैं वे अपने शरीर की स्थिति को और खराब कर लेते हैं और उसके बाद अंत में जब कोई बड़ी बीमारी पैदा हो जाती है तब फौरन उसके उपचार के लिए उनके पास एलोपैथ के अलावा और कोई चारा रह ही नहीं जाता। यदि शुरू से ही वे आयुर्वेद का इलाज लें तो संभवतः एक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो केवल यह कहूँगा कि शुरू से ही जैसे ही आपको जानकारी होती है वैसे ही आप सुप्रभात क्रिया का अभ्यास करना शुरू करें। धीरे धीरे आपके यदि नए रोग हैं, शुरुआती स्थिति में हैं, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और यदि पुराने भी हैं, क्रॉनिक भी हो चुके हैं, तब भी आपको उनके दूर होने में सुप्रभात क्रिया सहायक अवश्य है। यदि आप मन से करते रहेंगे तो धीरे धीरे बड़े रोगों से भी छुटकारा मिलने की संभावना है। धीरे धीरे आपकी दवाएं बंद भी हो सकती हैं। अब ये दूसरा प्रश्न, इसका आधार क्या है? ये कैसे हुआ कि मैंने ये कैसे जाना कि सुबह उठते ही, सुबह जागते ही, नींद से जागते ही आपको योग करना है? अर्थात सुप्रभात क्रिया का सृजन कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कब्ज को दूर करने के लिए अब तक जो क्रियाएं विभिन्न योग गुरुओं द्वारा बतलाई गई हैं, जिनका अनुभव मैंने स्वयं भी किया है, परंतु जो लाभ मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी गणेश प्रसाद नामदेव जी के द्वारा बतलाई गई नवसृजित सुप्रभात क्रिया के द्वारा हुआ, वह अद्वितीय है। वैसा लाभ किसी भी अन्य योग गुरु के द्वारा बतलाई गई किसी भी योग क्रिया में नहीं मिला है। यह क्रिया पूर्व के नियमों में एक नियम, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद योग करना चाहिए, इसके विपरीत जाकर सृजित हुई है। कैसे हुई, आपको यह समझ में आ जाएगा आगे आने वाले उत्तर के ऊपर। जब मैं गुरुदेव से योग आसन एवं प्राणायाम सीखने के बाद योग की क्लास लेने लगा था,
गायत्री शक्तिपीठ में योग की क्लास लेना जब शुरू किया था, तब कई व्यक्ति ऐसे आते थे जो कहते थे कि हम टीवी में देखकर पूरा योग करते हैं, परंतु फिर भी अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होता। उस समय इस प्रश्न का कोई कारगर उत्तर नहीं होता था। उसी दरमियान शांति कुंज हरिद्वार से भेजी गई योगियों की एक टोली गायत्री शक्तिपीठ रीवा में योग की क्लास लेने के लिए आई। जैसा कि शांति कुंज हरिद्वार की योग यूनिवर्सिटी से निकले स्नातकों के लिए आवश्यक होता है कि विभिन्न शहरों में जाकर योग प्रशिक्षण दें। जी हाँ, यह गायत्री शक्तिपीठ से निकले, शांति कुंज हरिद्वार से निकले योग प्रशिक्षकों के लिए आवश्यक होता है कि वे हर शहर में जहाँ जहाँ गायत्री शक्तिपीठ हैं वहाँ वहाँ जा कर के योग का प्रशिक्षण दें एवं योग प्रशिक्षण देने का अनुभव भी लें। अभी तक उन्होंने सीखा है परंतु उन्हें योग क्लास लेने का अनुभव नहीं होता, तो योग क्लास लेने का अनुभव भी प्राप्त करें एवं लोगों को अपनी सीखी गई विद्या का प्रसाद भी बांटें। तब उस टोली के द्वारा शंख प्रक्षालन भी करवाया गया। शंख प्रक्षालन एक बड़ी क्रिया है जिसमें 2 गिलास गुनगुना नींबू एवं सेंधा नमक मिला हुआ पानी पीकर 5 प्रकार के आसन 8-8 बार करके फ्रेश होने जाते हैं। फिर लौटकर फिर 2 गिलास पानी पीकर उन्हीं 5 प्रकार के आसनों को 8-8 बार फिर से करके और फिर से फ्रेश होने जाते हैं। इस प्रकार यह क्रिया लगभग 7 या 8 बार की जाती है। पहले 3 चक्र में ठोस मल निकलता है, फिर धीरे धीरे यह पतला होता जाता है। 6वीं बार में बिल्कुल पानी की तरह परंतु मलयुक्त होता है। 7वीं या 8वीं बार में यह ठीक वैसा ही निकलता है जैसा आपने जल ग्रहण किया था, जल रूप में ही निकलता है। परंतु यह क्रिया बहुत लंबी एवं थका देने वाली होती है और इसको करने के लिए कुछ दिन पूर्व से तैयारी करनी भी आवश्यक होती है तथा बाद में लगभग 15-20 दिन तक इसके कई नियमों का पालन करना भी आवश्यक है और इसे वर्ष में 1 बार या अधिकतम 2 बार किया जा सकता है और वह भी किसी योग प्रशिक्षक, कुशल योग प्रशिक्षक की निगरानी में। वर्ष में अधिकतम 1 या 2 बार। पूर्व से तैयारी क्या होती है? 3-4 दिन पहले से या 1 सप्ताह पहले से भारी भोजनों का, भारी कहे जाने वाले भोजनों का, गरिष्ठ भोजन का त्याग करना होता है। आप सुपाच्य एवं हल्का भोजन करें और जिस दिन करनी है उसके 1 दिन पहले की रात्रि को तो आप कम भोजन करें बहुत, और वह भी किसी हरी सब्जी के साथ 1 या 2 चपाती ले लें और उसके बाद सुबह उठ करके आपको पहले तो फ्रेश होकर आएंगे, फिर योग प्रशिक्षक के पास जाकर और इसका अभ्यास करेंगे। तब 5 या 6 चक्रों तक लगभग जब इसमें मल निकलता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम प्रतिदिन योग करते हैं उस समय हमारा पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता। पूरी तरह से क्या, बहुत कम साफ होता है। काफी मात्रा में मल विद्यमान होता है हमारे आंतों में एवं आमाशय में, और उस समय भी हम लोग प्रतिदिन योग करते हैं।
तब इससे एक अवधारणा को बल मिला कि हम सुबह फ्रेश होने के पूर्व भी योग कर सकते हैं। हाँ, सुप्रभात क्रिया में आपको बतलाया गया है कि यदि आपको प्रेशर नहीं बनता, कम प्रेशर बनता है, तो आप जब तक ठीक से प्रेशर नहीं बनता तब तक आप सुप्रभात क्रिया का अभ्यास करें। सुप्रभात क्रिया के अभ्यास के दौरान आपको प्रेशर बनेगा ही बनेगा, और जब बीच में ही प्रेशर बनता है तो आप सबसे पहले फ्रेश होने के लिए जाएं, उसके बाद लौट करके और बाकी बची हुई क्रियाओं का अभ्यास करें, और तत्पश्चात आप चाहें तो और आगे की योग क्रियाएं भी, सूक्ष्म व्यायाम या जो भी करना चाहें, प्राणायाम आदि, वो भी कर सकते हैं। जब यह विचार विमर्श मैंने अपने गुरुदेव से किया, तब उन्होंने सबसे पहले टीटी के नाम की एक क्रिया बतलाई, जो कि शंख प्रक्षालन से ही ली गई है। टीटी के नाम की क्रिया बिहार योग यूनिवर्सिटी के संस्थापक परम पूज्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखित पुस्तकों में मिलती है, और यह क्रिया प्रतिदिन करनी चाहिए। परंतु यह क्रिया देखा गया कि सुबह फ्रेश होने के बाद अपनी योग क्रियाओं के अभ्यास के मध्य ही होती है। तब अपने गुरुदेव से विचार के बाद इसको सुबह उठकर जल ग्रहण करने के बाद इन क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए विचार किया। गुरुदेव ने अपनी सहमति भी दी, और साथ ही साथ दो क्रियाएं जल ग्रहण करने के पहले की भी बताई, एवं उसी दौरान एहसास हुआ कि सुबह जब मैं जागता हूं तब शवासन कर लेना बहुत बेहतर होता है। जैसे ही नींद खुलती है वैसे ही शवासन सबसे पहले करने का अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। क्या लाभ होता है कि सुबह रात को हम जो नींद करते हैं, सुबह अगर हम एक झटके के साथ जागते ही उठ गए तो हमारा शरीर उतना आराम महसूस नहीं करता जितना 1-2 मिनट का शवासन कर लेने के बाद उठने पर जितना आराम मिलता है। इसीलिए शवासन और उसके बाद गुरुदेव के द्वारा बतलाई गई दोनों क्रियाएं, नाड़ी तान एवं स्कंध चालन, इतना प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम पहले मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया। बेहतर परिणाम प्राप्त होने पर कई महीनों तक अपने ऊपर किया, और कोई भी तकलीफ नहीं होने के बाद अपने परिवार के अन्य लोगों पर इसका प्रयोग किया। उन्हें भी बेहतर परिणाम प्राप्त होने के बाद गायत्री शक्तिपीठ की योग क्लास में एवं अपने कई मित्रों के ऊपर इनका प्रयोग किया गया। जब हर तरह से संतुष्ट हो गए कि इससे हर स्थिति में बेहतर परिणाम ही है, तब जाकर यह पुस्तक रूप में आपके समक्ष आई एवं YouTube आदि में भी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास है। एवं इस सारी क्रिया को गुरुदेव ने नाम दिया सुप्रभात क्रिया। यह कब्ज, गैस, एसिडिटी के अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, पाइल्स, कमर दर्द, हाथ पैरों के दर्द, किडनी आदि के रोग, अस्थमा
आदि में बहुत लाभदायक है। ये रोग यदि प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो बहुत जल्द ठीक होते हैं, परंतु पुराने होने पर भी धीरे धीरे ठीक अवश्य होते हैं। यह ऐसी क्रिया है जिसके लिए यह कहा जा सकता है कि विश्व के हर व्यक्ति को यह करनी चाहिए। केवल कुछ लोगों के लिए जो प्रतिबंध है वो सुप्रभात क्रिया में बतलाया गया है। जो सुप्रभात क्रिया का ही वीडियो है उसमें इसके जो प्रतिबंध हैं वो बताए गए हैं। अब इसके बाद जो इसका तीसरा प्रश्न आया, दाएं या बाएं करवट लेना है, जो प्रश्न आया वह यह था, कई लोगों के द्वारा किया गया कि स्वामी रामदेव जी महाराज सुबह बाईं करवट लेकर उठने को कहते हैं और आप दाईं करवट लेकर उठने को कह रहे हैं, ऐसा क्यों? जब इतने बड़े योग ऋषि यह बात कह रहे हैं तो आपकी बात और उनकी बात में जो विरोधाभास है उसमें हम कैसे संतुष्ट हों? इसके उत्तर में मैं यह कहना चाहूँगा कि सबसे पहले परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के साथ जोड़कर मेरा नाम न रखें, क्योंकि वे मेरे भी परम पूज्य गुरु हैं। मैं स्वयं को उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं समझता हूं, परंतु यह अवश्य कहूंगा कि मेरे परम पूज्य गुरु स्वामी गणेश प्रसाद नामदेव जी इस सदी के सबसे महान योग गुरु हैं एवं उनके भी जो गुरु हैं वे हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती। यह प्रश्न मुझे थोड़ा थोड़ा कष्ट भी देता है कि मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव से इसका उत्तर नहीं जान पाया, क्योंकि जब यह प्रश्न मेरे सामने आया तब मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी गणेश प्रसाद नामदेव जी ब्रह्मलीन हो चुके थे और उनका क्या दृष्टिकोण था इस बारे में यह मैं उनसे नहीं पूछ पाया। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने में मुझे कई दिन लग गए। वैसे मैं अपने पहले वीडियो के बाद दूसरा वीडियो घुटने के दर्द को लेकर बनाना चाहता था, परंतु इस प्रश्न जो यह प्रश्न आए दोनों तीनों, इनके समाधान किए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता था। इसीलिए इस प्रश्न का समाधान ढूंढना भी आवश्यक था। अंततः मैं अपने महान गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति को मन में बसाकर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढता रहा और जो उत्तर मुझे मिला उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट भी हूं। मैंने इस प्रश्न के लिए आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के उत्तर खोजे हैं और दोनों को मैं आपके सामने रखूंगा। पहले आप वैज्ञानिक समाधान जान लीजिए। क्या आप जानते हैं कि स्वर विज्ञान क्या है? स्वर किसे कहते हैं? मैं वाणी के रूप में स्वर की बात नहीं कर रहा हूं, मुंह से निकलने वाले आवाज के रूप में स्वर की बात नहीं कर रहा हूं और न ही संगीत के स्वरों की बात कर रहा हूं। स्वर से मेरा तात्पर्य है नासिका के द्वारा चलने वाले स्वर के रूप में। जब भी हम श्वास प्रश्वास लेते छोड़ते हैं तो बहुधा दाएं या बाएं नासिका पुटों में से एक ही नासिका पुट से श्वास प्रश्वास चलता है।
यह इड़ा एवं पिंगला नाड़ियों के एक्टिव होने पर निर्भर करता है। जब हम बाएं नासिका स्वर से श्वास लेते हैं तब यह इड़ा नाड़ी के एक्टिव होने पर चलता है एवं इसे चंद्र स्वर कहते हैं। इससे हमारे शरीर में शीतलता बढ़ती है। इसके विपरीत जब हम दाएं नासिकापुट से श्वास लेते और छोड़ते हैं तब हमारी पिंगला नाड़ी अधिक एक्टिव होती है। इसे सूर्य स्वर कहते हैं। इसके चलने के दौरान हमारे शरीर में गर्मी अधिक बढ़ती है। सामान्यतया लगभग 1 घंटे में स्वर अपने आप बदलता है। स्वर बदलते समय कुछ देर के लिए दोनों स्वर चलते हैं। जब स्वर बदलने वाला होगा तो आप नासिका के सामने ऐसे हाथ रखेंगे तो आपके दोनों नासिकापुट से श्वास प्रश्वास चलता महसूस होगा। लेकिन कुछ ही देर में आप जब ऐसे श्वास थोड़ा तेज चलाएंगे तो आपको अपने आप महसूस होगा कि आपके दाहिने नासिकापुट से श्वास चल रहा है या बाएं नासिकापुट से। जब दोनों स्वर चलते हैं तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, परंतु अतिशीघ्र ही स्वर परिवर्तित हो जाता है। यह कुछ देर के लिए ही चलती है। अब एक दोहा जो स्वर विज्ञान से संबंधित है वह आपने सुना होगा। अक्सर लाला रामस्वरूप जी के कैलेंडरों में लिखा रहता था वह दोहा। बाईं करवट सोइए जल बाएं स्वर पी, दाहिने स्वर भोजन करे तो सुख पावे जीव। मैंने ये दोहा सर्वप्रथम लाला रामस्वरूप जी के कैलेंडर में ही पढ़ा था और उसके बाद ही स्वर विज्ञान के बारे में जानने के लिए मेरी जिज्ञासा बढ़ी थी कि इसके अन्य और जो कई लाभ या हानियां हैं वो जानना चाहिए। इसमें कहा गया है कि बाईं करवट सोइए, अर्थात रात्रि को जब आप सोने जाएं तो आपको बाईं करवट सोना चाहिए। तो निद्रा के दौरान आप करवट ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको सबसे पहले बाईं करवट सोना चाहिए। और स्वर विज्ञान के अनुभव के आधार पर मुझे पता चला कि जब हम बाईं करवट सोते हैं तब कुछ ही देर में हमारा दाहिना स्वर चलने लगता है। इसके बाद कहा गया है जल बाएं स्वर पिए। जल ग्रहण करने के लिए बायां स्वर चलना चाहिए। दाहिने स्वर भोजन करें, अर्थात जब भोजन करना है तब हमें हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारा जब दाहिना स्वर चले तब हम भोजन करें तो सुख पावे जीव। यानी यह जीवों के लिए अर्थात मानव के लिए लाभदायक होता है, उन्हें सुख प्रदान करता है। इसके बाद स्वर विज्ञान के अन्य अनुभवों के बारे में पता किया, अध्ययन किया, तो यह पता चला कि दिन में प्रयास होना चाहिए कि 12 घंटे ही बायां स्वर चले। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए हैं वो इस बात का अभ्यास करते थे और इसमें सफल भी रहते थे कि वे दिन दिन भर बायां स्वर चलाते हैं। हालांकि इसके लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है और आम आदमी यह नहीं कर सकता, परंतु आम आदमी केवल ध्यान दे कि वो इतना तो ध्यान दे सकते हैं कि हमारा बायां स्वर चल रहा है तो जल पीने का समय है, दायां स्वर चल रहा है तो भोजन करने का समय है। इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और वैसे भी
आप इसको देखिए तो कहा गया है कि भोजन करने के पश्चात बहुत जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो भोजन पचता नहीं है। और इसे सौर विज्ञान से आप जोड़िए तो अपने आप आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा कि दाहिने स्वर में भोजन किया आपने, अब दाहिने स्वर में आपको जल ग्रहण नहीं करना है, उसके लिए बाएं स्वर का इंतजार करना है। तो आपको लगभग आधा पौन घंटा इंतजार तो करना ही पड़ता है, 1 घंटा भी इंतजार करना पड़ सकता है। तो अपने आप यह डिस्टेंस भी मेंटेन हो गया और दाएं या बाएं स्वर की बात भी सत्य है। योग करने के लिए बायां स्वर उचित कहा गया है। अब इन सब चीजों को अगर आपस में आप जोड़ें तो सुबह उठते समय हमें जागते ही योग करना है। जो लोग सुप्रभात क्रिया नहीं भी करते हैं, उषापान करना तो कई व्यक्तियों के रूटीन में है, अर्थात उषापान का अर्थ है जल ग्रहण करना, वह भी लगभग 1.25 लीटर। तो जल ग्रहण करने के लिए हमें बायां स्वर ही चलाना चाहिए। और बायां स्वर चलेगा कब? जब हम दाहिनी करवट होते हैं। नेचुरली भी चल सकता है, परंतु यदि आप एक ही समय में उठते हैं, हमेशा आपके उठने का जो नियम है, जो उठने का जो समय है वह स्थिर है। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी आपका समय नियत है आपका उठने का, उसमें आप देखेंगे कि 3 दिन दाहिना स्वर चलता है और 3 दिन बायां स्वर, उस समय के अनुसार यह बदलता रहता है। तो आपको अगर जल ग्रहण करना है और दाहिना स्वर चल रहा है तो आपको थोड़ी देर बाईं ओर करवट लेकर के, दाईं ओर करवट लेकर के और बायां स्वर चलाना पड़ेगा। तो बायां स्वर चलेगा दाहिनी करवट उठने से ही। और अगर बायां चल ही रहा है तब भी आपको दाहिनी करवट से ही उठना चाहिए, क्योंकि अगर आप विपरीत दिशा में उठते हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि दायां स्वर चलने लगे, जो कि नहीं चलाना है। तो आपको उठना तो दाईं करवट से ही पड़ेगा, तभी आपका बायां स्वर चलेगा। यह हुआ आपका वैज्ञानिक कारण। अब इसका आध्यात्मिक कारण भी जान लें। आध्यात्मिक कारण क्या है? जब हम सोते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तर की ओर सिर व दक्षिण की ओर पैर होने चाहिए। कुछ परिस्थितियों में पूर्व की ओर भी सिर रखकर सोने को कहा गया है, परंतु अधिकतर दक्षिण दिशा की ओर ही सिर रखकर सोने को कहा गया है। उत्तर और पश्चिम तो पूर्णतः वर्जित है। अब जब हम दक्षिण दिशा की ओर सिर रखकर सोते हैं तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दाहिनी ओर करवट लेने पर ही सूर्य की ओर मुख होता है। चाहे आप सूर्योदय के पूर्व उठें या सूर्योदय के पश्चात। अगर सूर्योदय के पूर्व भी उठते हैं तो सूर्य की स्थिति आपके दाईं ओर ही होती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य का स्वागत करते हुए उठें। तो सूर्य का स्वागत यदि आपको करना है तो आप किस दिशा में
अपना मुख करेंगे, सूर्य की ओर या सूर्य के विपरीत पश्चिम की ओर। जाहिर सी बात है, किसी का स्वागत करना हो तो उसकी ओर मुख करके ही स्वागत किया जाता है, उसकी ओर पीठ करके स्वागत करने का सोच भी नहीं सकते। यदि आप सूर्य का स्वागत करते हुए उठना चाहते हैं तो आपको राइट साइड ही करवट लेकर उठना पड़ेगा। यह हुआ आपका आध्यात्मिक कर्म। अब आप स्वयं विचार करें कि आपको किस करवट उठना है। एक प्रश्न अक्सर यह भी सामने आता है कि योग की क्रियाओं की शुरुआत कैसे करें। योग क्रियाओं की शुरुआत कैसे करें, अर्थात योग का अभ्यास कहां से शुरू करें हम। इसका उत्तर यह है कि जब आप सुप्रभात क्रिया करते हैं तो आपको सर्वप्रथम नींद खुलते ही उठने के भी पहले करने के लिए कहा गया है। और यह सर्वथा उचित भी है कि जिस स्थिति में हैं सबसे अधिक अनुकूल तो वही स्थिति होगी योग की क्रियाओं की शुरुआत करने के लिए। और शवासन से ही आप शुरुआत करते हैं और उसके बाद सबसे सरल है उसी स्थिति में, जैसे हम सोए हुए हैं और उसी स्थिति में केवल हाथ और पैर, ना हमको दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, केवल उसी स्थिति में हमें अपने शरीर को तानना है। इससे बेहतर, इससे अधिक अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। यदि इसके अलावा इससे अच्छी शुरुआत आपके पास है तो आप कृपया बताने का कष्ट करें, और यदि नहीं तो मैं यह कहूंगा कि सुप्रभात क्रिया से ही स्टार्ट करें। सबसे बेहतर यही योग क्रिया है शुरुआत करने के लिए। इसके बाद फ्रेश होने के लिए जाएं। यदि बीच में आपको फ्रेश होना है तो फ्रेश होकर आएं और आकर के इसकी बची हुई क्रियाओं का अभ्यास करें। और उसके बाद आपको और योग क्रियाओं का अभ्यास करना हो तो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार आदि कर सकते हैं, या कुछ अन्य आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। एवं थोड़ी देर बाद फिर उनके करने के पश्चात प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यदि और क्रियाओं का अभ्यास न करके सीधे प्राणायाम करना चाहते हैं तो प्राणायाम करें, लेकिन अगर आसन करने हैं तो प्राणायाम के पहले करें। प्राणायाम के पश्चात केवल आप शवासन कीजिए, योग निद्रा का अभ्यास कीजिए और उसके पश्चात उठ जाएं। हाँ, इसमें एक और बेहतर लाभ है, बहुत बड़ा लाभ यह है कि आजकल कई लोगों के लिए आपने सुना होगा कि वह मध्य रात्रि को मूत्र त्याग के लिए या किसी कारण से उठा, जल्दी उठा और
उठने से ही उसको ब्रेन हेमरेज या कुछ ऐसी तकलीफ हुई जिसके कारण उसको लकवा भी मार गया, या कभी कभी मृत्यु तक भी स्थिति बनती है। तो सुप्रभात क्रिया का पहला काम, यदि आप मध्य रात्रि को उठते हैं मल त्याग करने के लिए या मूत्र त्याग करने के लिए, तो ज़्यादा नहीं, केवल नाड़ी तान का अभ्यास करके उठें तो आपके समक्ष यह दिक्कत नहीं आएगी। यह एक बहुत बड़ा लाभ है, इस बात को अवश्य ध्यान में रखें। और ध्यान में तभी रख सकते हैं जब आप सुप्रभात क्रिया का अभ्यास करने के आदी होंगे। यदि आप ये सोचें कि सुप्रभात क्रिया नहीं करेंगे और केवल वो कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है। तो ये आपके समक्ष सारे प्रश्नों के समाधान थे। एक प्रश्न अभी मैंने अंत में किया कि इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है, सुप्रभात क्रिया से बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। एक शुरुआत इससे पहले भी हो सकती है। अब जागते ही करना है तो इससे बेहतर शुरुआत क्या होगी अर्थात नींद में करेंगे क्या? नहीं। जब आप रात्रि विश्राम के लिए जाते हैं तो रात्रि विश्राम के लिए आप एक तो निद्रा देवी का आवाहन करें और दूसरा अपने इष्ट देव का आवाहन करें। उसको प्रणाम करने के बाद आप विश्राम में जाएं, ताकि सुबह उठते ही, क्योंकि कहा गया है कि रात को आप जिस विचारों को लेकर सोते हैं सुबह उठकर ही वही विचार आपके समक्ष सबसे पहले आते हैं। तो यदि आप अपने इष्ट देव को अपने विचारों में लेकर सोएंगे तो सुबह उठते ही आपके इष्ट देव आपके विचारों में सबसे पहले आएंगे। तो अपने इष्ट देव के विचारों के साथ सुप्रभात क्रिया का अभ्यास करेंगे तो वो इससे जो पहले बताया उससे भी बेहतर शुरुआत हो सकती है। एक तरह से यह कहा जाए कि सुबह जागते ही नहीं, आपने सोते से ही योग की क्रियाओं का अभ्यास शुरू कर दिया है। अपने समक्ष आप अपने इष्ट देव को महसूस करते हुए उनको साक्षी मानकर योग क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो आपका इससे आध्यात्मिक लाभ भी होगा। अब आगे एक बात कहना चाहूँगा कि आगे के सभी वीडियो क्रियाओं पर ही आधारित होंगे। लेक्चर के रूप में यह एक वीडियो आवश्यक था जिससे सारी बातें सभी योग साधकों को समझ में आ जाएं। आपको यदि यह लेक्चर समझ में आ गया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑन पर सेट करें ताकि आने वाले अन्य वीडियो भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो सके। एवं इसे अपने मित्रों प्रियजनों में शेयर भी करें, क्योंकि यदि आप यह वीडियो शेयर करते हैं तो आप अपने मित्र को केवल एक वीडियो नहीं भेज रहे हैं बल्कि उसको उसके स्वास्थ्य का भी लाभ दे रहे हैं। और किसी भी मित्र या प्रियजन के लिए इससे बेहतर उपहार क्या हो सकता है? स्वास्थ्य से बेहतर उपहार कोई भी नहीं है। और आप यह उपहार देते हुए अपने मित्रों में शेयर कीजिए, प्रियजनों में शेयर कीजिए और इसका लाभ स्वयं भी लें, अपने मित्रों को भी दें। धन्यवाद।